एबीसी एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक वीडियो कोर्स, जिसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्णमाला। इस चैप्टर से सभी एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे आपका यूकेपीएससी हो, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, मेंस हो, चाहे प्री हो, ठीक है, तो सभी जगह पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये कंप्लीट कोर्स हम लोग कवर कर लें। ये कंप्लीट जो टॉपिक है इसे कवर कर ले, या फिर अगर लेक्चर थोड़ा लंबा होता है तो इसे 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर वर्णमाला की मास्टर क्लास है, यानी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूट जाएगा जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो हैं हमें यहाँ पर देखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्णमाला है क्या? ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें, कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिए, वहां पर एक बहुत डिफाइन करके इसे कहा गया है कि वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो क्या कहा गया है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। यानी अब बेसिक चीजें आप सभी को पता ही होंगी, जैसे वर्ण क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वो आगे हम अभी डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो भास धातु से हुई है। ठीक है, ये जो भास धातु है ये किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत की भास धातु से हुई है। इसका अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बोलना। ठीक है, यानी भाषा का संबंध बोलने से है, बट बोलने के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ी होगी, है ना? तो लिखने के लिए हमें क्या पड़ा? हमें किस चीज की आवश्यकता थी? लिपि की आवश्यकता रही होगी। ठीक है ना? और लिपि क्या होती है कि भाषा को लिखने के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संकेतों की आवश्यकता होती है। और इन संकेतों का अगर हम देखें, इन संकेतों का संग्रह, इन संकेतों का जो संग्रह है, व्यवस्थित संग्रह है, वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, तो लिपि के लिए आवश्यक क्या है? लिपि के लिए आवश्यक होते हैं आपके वर्ण। ठीक है, लिपि के लिए आवश्यक क्या है? वर्ण है। और अगर वर्ण की बात करें, वर्ण क्या है? भाषा की, या फिर अगर हम देखें, भाई बहुत टेक्निकल चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ये होगी आपकी ध्वनि। ठीक है, क्योंकि भाषा का संबंध किससे है? बोलने से है। ठीक है, ध्वनि का संबंध भी किससे है भाई? सुनने से है। ठीक है ना? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। ठीक है, बट अगर लिखने की बात करें तो लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है भाई? लिपि की आवश्यकता होगी। और लिपि की जो छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण कहलाती है। या फिर इसे एक और चीज में देखकर एक और तरीके से अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई।
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर देखा जाए तो क्या है? वर्ण है। तो वर्ण के बारे में आपको इतनी डिटेल में चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर से वापस आते हैं। तो इन्हीं वर्ण, जो मैंने आपको वर्ण समझाए तभी वर्ण क्या होते हैं, उन्हीं वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें, इसकी बात करें, अगर हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी होगी भाई? 52 है, 52 है। ठीक है, ये फैक्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है, एज इट इज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा बहुत आसान शब्दों में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आप लोगों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक काम करिएगा, जो यहाँ पर 52 वर्ण लिखे हैं कि 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में स्थित हैं, ठीक है, उनको जरा एक बार लिखने की कोशिश करें 52 है कि नहीं है। आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग कंप्लीट 52 वर्ड तो लिख नहीं पाएंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कंप्लीट 52 वर्ड कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बट फिर भी फिलहाल कोशिश करके देखिएगा। जिसे लगता है कि मुझे भाई मैंने बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, वो एक बार कोशिश करके देख ले। ठीक है, चलिए, इन्हीं वर्णों को दो अलग अलग भागों में विभाजित करा गया है हिंदी वर्णमाला में। एक है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, स्वर को इंग्लिश में आप लोग वॉवल के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, ये परिभाषा आपके पास बुक्स में बहुत अच्छे से दी गई है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, परिभाषा में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अंडरलाइन करता रहूंगा, आपको उस पर फोकस करना आवश्यक है। ठीक है, यहां पर बात करी गई है केवल उच्चारण की। ठीक है, ध्यान देना है, स्वर के साथ तो यह समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि स्वर का उच्चारण हो चाहे लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो एक ही स्वरूप में होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। बट जब हम बात करेंगे व्यंजन की, है ना, तो अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण या फिर ये अन्य वर्ण क्या होंगे भाई? ये अन्य वर्ण होते हैं स्वर। ठीक है, स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों, यानी अन्य वर्ण में स्वर, मुख्यतः स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहेंगे आप? व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी ध्यान देना है कि केवल उच्चारण की बात करी गई है, ना कि लेखन की दृष्टि की। ठीक है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम व्यंजनों को लिखें, व्यंजन का जो शुद्ध स्वरूप है लिखने का, वो क्या है? वो उसका हलन स्वरूप है। फॉर एग्जाम्पल क क्या है? व्यंजन है। तो क के साथ अगर लेखन की दृष्टि से देखें तो इसका शुद्ध स्वरूप क्या है? क के नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई? हलंत लगाना पड़ेगा। क, च, ट, त, प, और ऐसे ही अन्य 33 क्या है आपके वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनके बारे में भी अगर देखेंगे, अभी आगे डिटेल में देखेंगे, तो सबके साथ अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या लगेगा भाई? हलंत लगेगा। ठीक है, जबकि स्वरों के साथ ऐसा नहीं होता है। स्वरों के साथ चाहे लेखन की दृष्टि से देखोगे तो अ, आ, ई, तो कहीं पर भी हमें क्या है? हलंत लगाने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। तो स्वर में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेखन और उच्चारण की दृष्टि से दोनों क्या होते हैं, लगभग लगभग सेम होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए आपको परिभाषा में ध्यान देना है कि उच्चारण में, ठीक है, और लेखन में क्या होगा, लेखन में हलंत लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी थी, हिंदी वर्णमाला में 52 थी, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या देखें तो भाई ध्यान रखना है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, हिंदी वर्णमाला में 11 होगी, और कुल व्यंजनों की संख्या की बात करें अगर, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33, ठीक है। बट अभी भी अगर हम देखें तो 33 और 11 कितना हुआ, 44, ठीक है ना। बचे कितने भाई, अभी भी 8 है ना। वो 8 वर्ण कौन कौन से हैं वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे लास्ट में मैं 52 वर्ण कौन कौन से थे, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, वो सारा मैं आपको एक ही स्लाइड में कंप्लीट तरीके से एक ही जगह पर रख दूंगा, ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया है, इसे थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का अगर वर्गीकरण किया जाए, ठीक है, तो ये कुछ आधार है जिस आधार पर हम स्वरों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है, स्वरों के उच्चारित करते समय कितना लग रहा है, उस आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें स्वरों का, तो वो 3 तरीके से किया जा सकता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर, ठीक है। ध्यान रखना है कौन कौन सा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर, ठीक है। ये अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस आप ये देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू बना लीजिए दिमाग में कि क्या क्या चीजें कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम आधार देखें, जीवा के प्रयोग के आधार पर, यानी जीभ का कौन सा हिस्सा ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, उस आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए तो कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी जीभ के अगर अग्रभाग का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हमने अग्र स्वर कह दिया, जीभ के अगर मध्य भाग का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है तो उसे मध्य स्वर, और जीभ के अगर पश्च भाग का ज्यादा प्रयोग यानी पीछे वाले हिस्से का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हमने कह दिया पश्च स्वर, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी मुख द्वार कितना खुल रहा है ना, ठीक है, उस आधार पर अगर देखें तो इसे 4 तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं ताकि आपको रिकॉल करने में या समझने में आसानी हो, ठीक है। समृद्ध को आप कह दीजिए क्लोज और विवृत को कह दीजिए ओपन। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, समृद्ध मतलब क्लोज, मुख द्वार बंद रहता है उच्चारण करते समय, क्लोज रहता है, बहुत कम खुलता है, वो समृद्ध। अर्ध समृद्ध इससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, ठीक है। विवृत में मतलब ओपन पूरा खुलेगा, और अर्ध विवृत में मतलब थोड़ा सा कम खुलेगा, ठीक है। तो इस आधार पर देखेंगे, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने देख लिया 4 प्रकार के हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। चलिए और नीचे आ जाइए, अगर होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति किस प्रकार की है, ठीक है, उसके आधार पर वृत्तामुखी, अर्धवृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। वृत्त का मतलब होता है सर्किल, गोला, ठीक है, यानी जिनके उच्चारण मुख क्या होता है, सर्किल के रूप में गोल रहता है, ठीक है, होठों की आकृति गोल होती है, उसे वृत्तामुखी। अर्धवृत्तामुखी में क्या होगा भाई, आधा गोल है ना, थोड़ा सा कम, ठीक है। अवृत्तामुखी में मतलब सर्किल के रूप में नहीं रहेगा, गोल नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएंगे, अवृत्तामुखी स्वर कहलाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जहां से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर देखें तो बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर, ठीक है। इन्हें बहुत अच्छे से नोट कर लेना है भाई आप लोगों को, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा,
ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा, ह्रस्व स्वर कहा जाएगा। ठीक है, और इन स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, छोटा ई, ध्यान रखना है, छोटा ऊ और री। क्लियर है इतना, यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है। इन्हें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये मात्रा के आधार पर भी अगर हम वर्गीकरण देखें तो यही रहेगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, है ना। तो मात्रा के आधार पर देखें तो इसे हम क्या कह लेते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना, अ, ई, उ और री। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, है ना, यानी ह्रस्व स्वर की तुलना में, ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम ह्रस्व स्वरों से तुलना की जाए, ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो दीर्घ स्वर में अधिक समय लगेगा। ठीक है, और इन बाकी इसके अलावा जो बाकी बचे हुए स्वर है ना, वो देख लीजिए, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ एंड औ। ठीक है, संख्या देखी जाए तो 3, 3, 6 और 1, 7। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 11। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है ना। अब एक मात्रा और बढ़ा दी गई है ना, तो इसे द्वैमात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है। दुगना समय लगेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, प्लुत स्वर। ठीक है, देखो आपको यहां पर कुछ दिख रहा है अगर, है ना, राम के बीच में ये 5 के शेप में कुछ आकृतियां दिख रही है, हो सकता है ऐसा भी आपने देखा हो, है ना। चौपाइयों में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो प्लुत स्वर क्या है, सबसे अधिक समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगे। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि सबसे अधिक समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, अक्सर इसका प्रयोग चौपाई वगैरह, आपने रामचरितमानस और ये बहुत सारी जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें जो चौपाइयां हैं, दोहा है ना, तो वहां पर ये सारी चीजें देखी होंगी, ये सिंबल देखे होंगे। यही सिंबल क्या है, प्लुत स्वर कहलाते हैं, और इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए एक और चीज, एक बार ग्रुप सी ने, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, वह स्वर कौन सा है जिसमें संख्याओं का प्रयोग किया जाता है या संख्या के रूप में जिसे निरूपित किया जाता है। तो ये कुछ 5 टाइप का है ना, ये 5 के जैसा दिख रहा है, ये कुछ 3 के जैसा दिख रहा है। तो वह स्वर कौन सा है, वह स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आधार क्या है, जीवा के प्रयोग के आधार पर, यानी जीभ के किस हिस्से का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यदि जीभ के आगे वाले भाग का अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो अग्र स्वर कहलाएगा, मध्य वाले भाग का अगर अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो मध्य स्वर, और पीछे वाले भाग का अगर अधिक प्रयोग किया जा रहा है जीभ के तो वो पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर भाई मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। ये सारी चीजें बाद में बहुत दिक्कत करती हैं, तो पहले ही इन चीजों को बहुत अच्छे से देख लेना है ना। अग्र स्वरों में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई, ए, आई और री। ये आपको याद रखना है। ई कैसा स्वर है, अग्र स्वर। जहां पर भी ई है, अगर हम देखें ए और आई की बात करें तो ए बनता है आपका अ प्लस ई को मिलकर, तो ई सम्मिलित है ए में। ठीक है, आई की अगर बात करें तो आई बनता है आपका, एक सेकेंड है ना, अगर हम आई की बात करते हैं तो आई कैसे बनेगा भाई, आई बनेगा आपका
अ प्लस ए को मिलकर, यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ई है, तो अगर ई ई है तो ए आई भी है ना, तो ऐसे याद रह जाएगा। और री उच्चारण भी अगर करोगे ना, री का उच्चारण करोगे तो आगे वाला जो हिस्सा है जीभ का वो ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्वर याद रखने हैं, है ना। अग्र स्वर में क्या क्या आएगा, अ ई ए आई और री, ठीक है। यानी कितने वर्ण है, 5 वर्ण। चलिए मध्य स्वर यानी बीच वाले हिस्से का ज्यादा प्रयोग होगा जीभ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। केवल एक ही स्वर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में आया है। मध्य स्वर, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, ठीक है, आपको पहचानना है। तो निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, केवल एक ही है, वो कौन सा है भाई, अ, ठीक है। पश्च स्वर मतलब पीछे वाले हिस्से का, जीभ के पीछे वाले हिस्से का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आगे देखें पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ छूट गया था, आ उच्चारण करोगे आ, तो पीछे वाला हिस्सा है ना, ना तो बीच वाले का ज्यादा प्रयोग है ना ही आगे वाले का। उ और ओ और औ, ठीक है। उ याद रखना है, ओ औ अपने आप याद हो जाएगा, कैसे, ओ का अगर हम देखें ओ कैसे बना, तो अ प्लस उ को मिलकर क्या बना, ओ बना, तो उ सम्मिलित है ओ में। आव की अगर हम बात करें तो आव कैसे बना भाई, अ प्लस ओ को मिलकर बना, और कहीं ना कहीं ओ में उ सम्मिलित है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, नोट भी करते जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्णों में कंफ्यूज मत होना कि कौन कौन से वर्ण किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो अग्र स्वर ई ए आई और री, मध्य स्वर अ, और पश्च स्वर आ उ ओ और औ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी मुख द्वार कितना खुल रहा है उसके आधार पर देखें तो 4 तरीके से मैंने कहा था आपको, ठीक है। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। समृद्ध स्वर मैंने कहा था ना पहले, ध्यान रखना भाई, यहां से आसानी हो जाएगी। समृद्ध को कह दो क्लोज और विवृत को कह दो ओपन, तो आधी कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समृद्ध क्लोज, विपरीत ओपन, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वर्णों की बात करें तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, ई उ, ठीक है ना, ई उ और उ, यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4, ठीक है। उच्चारण भी करोगे तो यहाँ पर मुख द्वार आपका बंद रहता है मैक्सिमम, तो इस वजह से ये किसके अंतर्गत है, समृद्ध स्वर के अंतर्गत। अर्ध समृद्ध, ए ओ, थोड़ा अधिक हमें क्या करना पड़ रहा है, मुख द्वार खोलना पड़ रहा है एज कंपेयर टू समृद्ध के, है ना। तुलना करें अगर समृद्ध से तो थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ रहा है ए और ओ। विपरीत यानी ओपन, आ, अगर आ बोलते हो, ठीक है, तो आपको पूरा मुख द्वार खोलना पड़ेगा, आ, और ये इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही स्वर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत में कौन कौन से आएंगे, अ, आई और अ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होठों की आकृति के आधार पर वृत्तामुखी, जिसमें गोल हो जाएंगे वो, अर्ध वृत्तामुखी थोड़ा कम, अवृत्तामुखी जहां पर राउंड शेप में नहीं होगा, गोल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वृत्तामुखी में उ ओ और औ, उ से संबंधित ओ है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताया था पीछे, है ना, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अर्धवृत्तामुखी में केवल एक ही है, री। अवृत्तामुखी, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके अवृत्तामुखी स्वर के अंतर्गत। चलिए कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है, नोट के रूप में याद रखनी है। स्वरों का मेल, स्वरों का आपस में मेल भी किया जा सकता है ना, यानी एक स्वर को अगर दूसरे स्वर से जोड़ दिया जाए तो
कुछ परिवर्तन होते हैं, उस आधार पर अगर देखें तो स्वरों के मेल के आधार पर देखें तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हम कह सकते हैं। आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी, दीर्घ संधि में देखा होगा आपने आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। यही है दीर्घ संधि में जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये जो आ है ये कैसे बना है ना, ये आ बनेगा आपका अ प्लस अ को मिलाकर, ठीक है। यहां पर बड़ी ई कैसे बनी, छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनी। बड़ा ऊ कैसे बना भाई, छोटे ऊ और छोटे ऊ को मिलाकर क्या बना, बड़ा ऊ, है ना। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, समान प्रवृत्ति यानी एक समान स्वरों को मिलकर देखा आपने, अ और अ को मिलकर क्या बना, आ। ई और ई को मिलकर क्या बना, बड़ी ई। ऊ और ऊ को मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। और यही स्वर क्या कहलाते हैं आपके, यही स्वर कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। तो समान स्वरों को मिलकर, ठीक है, जिन स्वरों का निर्माण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। समान स्वरों को, यहां दिख रहा है ना, समान स्वर अ, ई और ऊ, इनको मिलकर, समान स्वरों को मिलकर कुछ स्वर बने जिन्हें हमने आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में देखा, ठीक है, ये कहलाएंगे आपके दीर्घ स्वर। समझते रहना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें संयुक्त स्वर, जहां पर भी संयुक्त शब्द आ जाए, संयुक्त का मतलब है, अगर हम देखें संयुक्त का मतलब है दो भिन्न भिन्न स्वरों को मिलकर, है ना। संयुक्त जहां पर भी शब्द आ जाए समझ लीजिए दो अलग अलग चीजें मिलकर बनी है ना। तो यहां पर भी क्या है, संयुक्त स्वर है, यानी दो अलग अलग स्वरों को मिलकर क्या होगा, कुछ नए स्वरों का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएंगे, आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। जैसे, बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अ प्लस ई को मिलाएं तो क्या बनेगा, ए, ठीक है। अ प्लस ए को मिला दें तो क्या बनेगा, आई। अ प्लस ऊ को मिलाकर क्या बनेगा, ओ। और अ प्लस ओ को मिलाकर क्या बनेगा, आओ। ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही जो स्वर है ये क्या कहलाएंगे आपके, यही स्वर कहलाएंगे आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। कोई समस्या, आपको ये चीजें याद रखनी है, ये आगे संधियों में भी बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बचपन से देखा भाई कि क्या है, अंग और अह, ठीक है। हमने क्या करा, अ आ ई उ ए आई, अ आ ई उ री, ए आई ओ आओ। और उसके बाद क्या देखा, अंग और अह को देखा, है ना, लिखा स्वरों के साथ, है ना। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं वर्गीकरण की और देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11, है ना। स्वरों की संख्या कितनी थी, 11। बट हमने उन 11 स्वरों में इसे तो सम्मिलित नहीं करा, ठीक है। और ना ही अगर हम आगे बात करें व्यंजनों की, है ना, तो व्यंजन कहां से स्टार्ट होंगे, क वर्ग से स्टार्ट हो जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, फिर उसमें व्यंजन हो जाते हैं, है ना। और ना ही हमने इन्हें किसके साथ देखा, व्यंजनों के साथ, है ना। यानी अंग और अह को हमने यहां पर क्या नाम दिया है, अयोग वा। अ मतलब नहीं, योग मतलब सम्मिलित होना, वाह मतलब वहन। ये ना तो स्वरों के साथ वहन कर पाते हैं अपना योग, ठीक है, और ना ही व्यंजनों के साथ। बट अगर लिखने की बात देखी जाए, लेखन की दृष्टि से देखें, तो लिख तो हम इन्हें स्वरों के साथ देते हैं, किंतु ना तो ये स्वरों के साथ अपना जो योग है वहन कर पाते हैं और ना ही व्यंजनों के साथ। और इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कह देते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, बुक में बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में लिखा गया है अयोगवाह किसे कहते हैं। और इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है, अंग और अह। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अंग क्या है, अनुस्वार,
और अह विसर्ग। तो ध्यान रखना निम्न में से अयोगवाहक कौन सा है, तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो टॉपिक है आपका स्वरों का उच्चारण स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोई भी वर्ण यहाँ पर, स्वरों से संबंधित कोई भी वर्ण यहाँ पर एग्जाम में उठाकर पूछ लिया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है आ, अगर आप थोड़ा गौर भी करोगे उच्चारण करते समय आ, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है भाई, कंठ। कंठ से ही उच्चारित हो रहे हैं। आ उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब ये तालु क्या है ना, ऊपरी जो आपका जबड़ा होता है उस पर दांतों के पीछे, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है ना, उसे क्या कहा जाता है, तालु कहा जाता है ना। तो ई अगर ई का उच्चारण करोगे, जीभ थोड़ा मुड़ जाती है ऊपर की तरफ, तालु की तरफ। ठीक है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ऊ में अगर हम देखें तो हमारे होंठ क्या हो जाते हैं भाई, थोड़ा सा राउंड शेप में गोल हो जाते हैं, है ना। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। वही ऊपर वाला जो जबड़ा है, आगे वाला हिस्सा तालु कहलाए दांतों के पीछे का, और पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। ठीक है, तो री का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। अब यहां पर देखो मैंने कहा था ए किस किस को मिलकर बना, अ प्लस ई को मिलकर बना ए। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु। दोनों को जोड़ दिया, कंठ तालु। ठीक है, क्लियर है। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ। अगर हम ओ की बात करें तो ओ कैसे बना था, अ प्लस ऊ को मिलकर क्या बना था, ओ बना था, है ना। अ का उच्चारण स्थान क्या है भाई, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। आपने देखा होगा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ ओष्ठ। चलिए, तो आपको ये सारी चीजें यहां पर फिलहाल ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कंठ प्लस ओष्ठ। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार अगर फिर से रिपीट करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी है, संस्कृत भाषा, जब आपने संस्कृत व्याकरण अगर किसी ने बचपन में पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, अकुव विसर्जनीयानाम कंठ, इचुयसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंत, उप ओष्ठ। ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा भी, क्योंकि इसके स्वरों के साथ साथ उन फॉर्मूले में क्या है, व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में भी बात करी गई है। तो थोड़ा सा अंत में देखेंगे, जब लास्ट में हम स्वर और व्यंजन का कंबाइन तरीके से उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको ये फॉर्मूले डिस्कस कर दूंगा कि इन फॉर्मूलों की मदद से आप कैसे समझ सकते हो कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। क्लियर है, चलिए। तो व्यंजन के बारे में जब हमने देखा था लास्ट टाइम, तो परिभाषा हमने देख ली थी कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो अगर हम व्यंजन की बात करें, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों में हमने क्या कहा था, मुख्यतः स्वरों की, है ना। अन्य वर्ण यानी स्वरों की सहायता ली जाती है।
तो ये परिभाषा हमने देख ली थी। और हमने एक चीज और भी कही थी, उच्चारण की बात करी थी, ठीक है ना। तो उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाएगी और लेखन की दृष्टि से बिना स्वरों के, है ना, जैसे क, च, ट, त, प आदि, ठीक है। तो जब लेखन की दृष्टि से देखेंगे तो बिना स्वरों के, यानी इनके साथ हलंत का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपको दिख रहा होगा स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग वर्णों को मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, मैं साथ साथ में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे, ठीक है, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या आने के चांसेस हैं, वो सारे आप लोगों को बताता रहूंगा। तो क्वेश्चंस पर गौर करना आवश्यक है, गौर करिएगा, ठीक है। चलिए, स्पर्श, है ना, नाम से पता चल रहा है स्पर्श। देखिए, कोई भी ध्वनि निकलती है जब, तो सबसे पहले जो श्वास होती है या वायु होती है वो फेफड़ों से निकलकर यहाँ पर गले में स्वर तंत्रियां लगी होती हैं उन पर टकराती है, उसके बाद कंठ को स्पर्श करेगी, फिर मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इसी आधार पर स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। जब वायु उच्चारण करते समय किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती है, ठीक है, इस प्रकार उच्चारित व्यंजन वर्ण, इस प्रकार उच्चारित व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। साथ साथ में डेफिनेशन भी नोट करते रहना, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर संख्या की बात की जाए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वर्ग, यानी 5 वर्गों में ये 25 वर्ण क्या है, विभाजित करे गए हैं, यानी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे, 5 वर्ण होंगे, ठीक है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण, ठीक है। तो अगर पूछा जाए वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से हैं ये वर्ग, देख लेंगे। क्रम से याद रखना है, साथ साथ में इनका उच्चारण स्थान भी याद रखना है, ठीक है। तो वर्गों की बात करें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्णों की बात करें इसमें, अगर व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प,
प, ब, भ और म। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं, ये 5 वर्ग हैं, कुल 25 वर्ण हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इनका उच्चारण क्रम से याद रखोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, है ना। उच्चारण स्थान की बात करें अगर, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका कंठ। कंठ से उच्चारित होते हैं, अतः इन्हें कंठ वर्ण भी कहा जाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इतनी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इन 25 वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए ड है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी हैं, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो फॉर्मूले भी लास्ट में देख लेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। अब यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट च वर्ग नोट भी करते जाना आप लोग अलग से। इस च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, यानी च वर्ग के जो वर्ण हैं, ये च वर्ग के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहलाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। स्पर्श संघर्षी, ध्यान रखना है, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हो गए, च वर्ग के। क्वेश्चन आया था ग्रुप सी में, निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से केवल च वर्ग का केवल एक वर्ण च यहाँ पर दिया गया था। ध्यान रखना है, स्पर्श संघर्षी केवल च वर्ग के ही वर्ण होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये पंचमा अक्षर जो हैं ये कहलाए जाते हैं अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या कहलाए जाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाए जाते हैं, या फिर नासिक्य वर्ण कहलाए जाते हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण नासिका का अनुसरण करते हैं। अनु मतलब अनुसरण करना, नासिका का, यानी इनका उच्चारण करते समय क्या है, नाक के ज्यादा मदद ली जाती है। ये तो ये 5 वर्ण जो हो गए, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहलाएगा, आपका अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था स्पर्श व्यंजन, हमने देख लिया। इसके बाद अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ यानी बीच में स्थित है। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बीच में स्थित। हमने वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करा था, स्वर और व्यंजनों में। ठीक है, बीच में स्थित मतलब किस में या क्या स्थित है, जो इनका उच्चारण है, उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्य स्थित है, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो देखी जाए अगर, तो
कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, चार। ठीक है, कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। क्लियर है? ये आपके क्या हो गए? आपके अंतस्थ वर्ण। संख्या कितनी हो गई इनकी? 4। अब यहां पर भी आपको चीजें कुछ ध्यान रखनी है भाई, है ना? य, व बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, य और व को अर्ध स्वर, य और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो अर्ध स्वर कौन सा है? य और व। अलग से लिख देते हैं, है ना? य, व, इनको ध्यान रखना आपको किस तरीके से। ये क्या है? अर्ध स्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे, अगर लॉ की बात करते हैं। ठीक है, लॉ कैसी ध्वनि है? लॉ को कहा जाता है पार्श्विक ध्वनि। पार्श्व का मतलब होता है बगल में। तो जब भी लॉ का उच्चारण करते हैं तो वायु जीभ के बगल से होकर गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक। और इसके लिए आप याद रख सकते हो, ल लुंठित नहीं है। क्या नहीं है? ल लुंठित नहीं है। तो अगर ल लुंठित नहीं है तो क्या है? ल क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा भाई। ठीक है, ल क्या हो जाएगा? पार्श्विक। और इसी तरीके से बचा क्या आपका? र। र क्या हो जाएगा? र हो जाएगा आपका लुंठित। क्या हो जाएगा? लुंठित। लुंठित का मतलब है जब भी र का उच्चारण करते हो तो जीभ में क्या होती है आपकी? वाइब्रेशन, यानी ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जो र है लुंठित के साथ साथ हम इसे प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित ध्वनि। तो इतनी डिटेल आपको किसके बारे में याद रखनी है? अंतस्थ वर्ण या य, र, ल, व के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी अगर बात करें, क्योंकि साथ साथ में देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होती रहेगी। य का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। इसको याद कैसे रखना? ई, य, है ना? थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है ई और य में, है ना? तो आपने देखा होगा ई का उच्चारण स्थान क्या था? तालु था। तो य का भी आपको याद रह जाएगा तालु। य, र, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, ध्यान रखना। री का उच्चारण स्थान मूर्धा था। री स्वरों में हमने पढ़ा था, री का उच्चारण स्थान मूर्धा था। तो री, र, री में र कहीं ना कहीं है, तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा। ल, ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। ये आगे भी देखेंगे, बट साथ साथ में चलते रहिएगा तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, आगे आपको इतनी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण हमने देख लिया, स्पर्श वर्ण हमने देख लिया, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम आए, इसके बाद आएगा आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या फिर इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनका उच्चारण करने में हमें क्या है? अत्यधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा अधिक प्रयत्न लगाना पड़ता है। और आपको पता है जहां पर क्या है? घर्षण हो, प्रयत्न अधिक हो यानी घर्षण होगा, घर्षण अधिक होगा यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी, है ना? तो इसी वजह से, यानी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की अगर परिभाषा देखें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, ठीक है,
ऊष्मा अधिक मात्रा में क्या होती है, प्रवाहित होती है, बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो ये भी क्या है भाई, संख्या में क्या कितने हैं, 4, यानी श, श, स और अ। ये चारों क्या हो गया आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब ये जो श है ये वो सलजम वाला स नहीं है। इसका उच्चारण स्थान अगर देखें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तालव्य श। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य स। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, इसलिए इसे कहा जाता है दंत्य स। और अगर ह की बात करें तो ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है। श, श, श और अ, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। परिभाषाएं आप लोग बुक में भी देख सकते हो एज इट इज। समझना है क्या है कि इनका नाम क्या है, क्या इनका उच्चारण स्थान है और क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4, श, 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 ह। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे अगर देखें, आगे हमने देखा था संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण। कौन कौन से हैं संयुक्त? संयुक्त का मतलब मैंने पहले भी बताया है पिछले लेक्चर में। संयुक्त मतलब होता है दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ, है ना। तो संयुक्त अक्षर मतलब दो अलग अलग वर्णों को मिलकर या अक्षरों को मिलकर बना होगा संयुक्त अक्षर। ठीक है। वर्णमाला में अगर बात करें संयुक्त अक्षर की तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। ये किन किन को मिलकर बने हैं ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्ष क प्लस श, ध्यान देना है क पर हलंत है, श पर नहीं है। ठीक है। क प्लस श, और ये श कौन सा हुआ, अभी पीछे देखा था, मूर्धन्य श। त्र, त प्लस र को मिलकर, त पर हलंत, पहले वर्ण पर हलंत होगा दूसरे पर नहीं होगा। ज्ञ, ज प्लस य को मिलकर बना है। ठीक है। ज्ञ और श्र, श प्लस र को मिलकर बना है श्र। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, किस किस को मिलकर कौन कौन सा संयुक्त अक्षर बना है, ध्यान रखना है। श में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया था। अक्षर हिंदी वर्णमाला में या हिंदी शब्दकोश में, ठीक है, शब्दकोश कह लीजिए या फिर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में किस वर्ण के उपरांत आता है, किस वर्ण के उपरांत आता है। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए संयुक्त अक्षरों के लिए, इनके लिए, तो अगर अक्षर है तो त्र भी पूछा जा सकता है, ज्ञ भी पूछा जा सकता है और त्र भी पूछा जा सकता है। तो इनके जो पहले वर्ण हैं इनके उपरांत इन वर्णों को वर्णमाला में रखा जाएगा या फिर शब्दकोश में रखा जाएगा। तो अक्षर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, क के उपरांत, किसके उपरांत, क के उपरांत। वैसे ही त्र में त के उपरांत, ज्ञ ज के उपरांत और श स के उपरांत आएगा। ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित, नोट करके अलग से लिखा है। द्विगुण व्यंजन, हमने ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अणा देखा था, ट, ठ, ड, ढ, अणा। अब यहां पर दो वर्ण ऐसे थे, ड और ढ, जिन्हें
एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इनके नीचे बिंदा लगा, ड़ और ढ, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है। आपको वर्गीकरण स्पष्ट रखना है। यहां पर बिंदा नहीं है, यहां पर बिंदा है ना। यानी ये क्या होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके द्विगुण व्यंजन। आपको ध्यान रखना है द्विगुण व्यंजनों का संबंध किस वर्ग से है, तो किस वर्ग से है, ट वर्ग से है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, ये ऊपर वाले नहीं है, ये द्विगुण व्यंजन नहीं है। द्विगुण व्यंजन ये नीचे वाले जो दो वर्ण है यही है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई, 2 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें याद रखनी है। एग्जाम में सीधा अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। अर्धस्वर मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। अर्धस्वर कौन कौन से हैं, य और वह क्या कहलाएंगे, आपके अर्धस्वर कहलाएंगे। पार्श्विक वर्ण मैंने कहा था ना, ल लुंठित नहीं है, तो ल अगर लुंठित नहीं है तो क्या हो जाएगा, ल पार्श्विक हो जाएगा, ठीक है। और लुंठित क्या हो जाएगा फिर, र, लुंठित या प्रकंपित, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या हो जाएगा, प्रकंपित, ठीक है। इतनी सारी चीजें याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी हमने स्वर और व्यंजन वर्णों का पूरा वर्गीकरण कर लिया है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हमने देख लिया था। तो हमने अगर देखा है यहाँ पर अभी तक क्या देखा, स्वरों का वर्गीकरण अगर किया जाए, या फिर स्वरों की संख्या पहले देख लेते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई, 33 है ना। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितने हुए, 44। पर हमारे पास कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या अगर देखी जाए कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है ना। तो मैंने कहा था आपको कि अंत में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो 52 वर्ण है ये कौन कौन से हैं, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि एक बार कोशिश करना लिखने की, ठीक है। आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग सही नहीं लिख पाएंगे, बट आज मैं आपको पूरी वर्णमाला यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ कि ये जो 52 वर्ण है ये कौन कौन से हैं। आपको इसे एज इट इज नोट कर लेना है, ध्यान रखना है, और यहीं पर इसका वर्गीकरण भी देख लेंगे स्वरों का और व्यंजनों का, है ना। तो स्वर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, है ना, अ आ ई उ री ए आई ओ आओ, ठीक है। ये सारे क्या हो गए आपके, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, स्वर। और इनकी संख्या अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, 11, क्लियर। चलिए, इसके बाद हमने देखा था ओ आव के बाद क्या आता है, अंग आह। ओ आव के बाद क्या आता है, अंग आह। और इसे हम अनुस्वार और विसर्ग भी कह देते हैं। और इसे हमने एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, अयोगवाह। पिछले लेक्चर में बताया है, आप देख लीजिएगा। अंग अह क्या हो गए, अयोगवाह। इसके बाद क्या आएगा, क वर्ग, उसके बाद आएगा च वर्ग, उसके बाद आएगा ट वर्ग, उसके बाद आएगा त वर्ग, और उसके बाद आएगा प वर्ग। यानी ये वर्गीय व्यंजन हो गए, जिन्हें हमने क्या कहा था, इन्हें हमने स्पर्श व्यंजन भी कहा था। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सबके वर्ण लिखे हैं, क ख ग घ च छ ज झ ठ ठ ड ढ। और कुल वर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 25 होगी, है ना। यहाँ पर ये च वर्ग वाला पॉइंट याद रखना भैया, है ना। च वर्ग को हमने क्या कहा था, इसे हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ये हो गया क से लेकर म तक। प वर्ग अंतिम वर्ण क्या है, म, तो क से म तक 25 वर्ण, ठीक है। कैलकुलेट करते रहना साथ साथ, ठीक है। इसके बाद य र ल व, ये हो गया।
इसके बाद अगर हम आगे देखें स, श और ह, ठीक है, इन्हें क्या कह दिया था? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और इन्हें क्या कहा? इन्हें कह दिया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संगर्थी व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है। इसी बीच में यहां पर भाई एक चीज और देखनी थी आपको। हमने देखा था ना द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, यहीं पर देख लिया था हमने द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ट वर्ग के अंतर्गत, ट वर्ग के अंतर्गत द्विगुण व्यंजन कौन कौन से थे? ढ, बिंदा लगाना जरूरी है भाई, है ना, ढ और ढ। और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या कितनी थी? 2। ठीक है। आगे देखोगे तो संयुक्ताक्षर है ना, यहां अलग से लिख दे रहा हूं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से देखे थे हमने? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। ठीक है। और इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अब इन्हें अगर आप टोटल करोगे, ठीक है ना, 11 प्लस 25, यहां लिख देता हूं, है ना, 11 प्लस 25 प्लस ये 2 बीच में जो द्विगुण व्यंजन 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, 25 और 11 36 और 2 38 और 4 42 और 4 48, सॉरी 46 और 4 50। और ये जो अयोग हुआ है 2, ये भी मिस हो गया, है ना, प्लस 2। कुल कितने हो गए? 52। ठीक है, 11 स्वर, 2 अयोग हुआ, 25 स्पर्श व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो कुल कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण। ठीक है भाई, तो पूरी वर्णमाला हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है ना, कुल वर्णों की संख्या, व्यंजन 33, स्वर 11। तो स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो कुछ चीजें बची हैं, कुछ वर्गीकरण बचे हैं अभी वर्णों का। वो किस आधार पर वर्गीकरण है आपको यहाँ पर सबसे पहला दिख रहा है, घोषत्व के आधार पर। ठीक है, लिखा है यहाँ पर घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमें क्या समझना है, ये घोषत्व होता क्या है, या घोषत्व शब्द बना है घोष से, है ना। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद, नाद या कह लीजिए कंपन। ठीक है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उन्हें क्या कहा जाएगा? सघोष वर्ण। और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें कहा जाएगा अघोष, या इसे सिर्फ घोष भी कह दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है। सघोष या घोष वर्ण कौन से हुए? जिनके उच्चारण में कंपन होता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में कंपन होता है क्या कहलाएंगे? सघोष या घोष वर्ण। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ सबको समझ में आता है। बट ये जो वर्ण यहाँ पर लिखे गए हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष होंगे, कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सघोष वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी अगर क वर्ग की बात करें तो ग, घ, ग। अगर आप गौर भी करोगे तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में आपका क्या होगा? यहाँ पर स्वर तंत्री लगाया, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कंपन होता है, ग, घ, ग। आप लोग खुद से भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, चीजें आसान हो जाएंगी समझने के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा,
3 4 5, इसे नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, य र ल व ह, य र ल व, ये कौन से वर्ण हुए भाई? इससे पहले हम देख चुके हैं, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, य र ल व, और ह को आपको याद रखना है, ह किसके अंतर्गत आता था? आपके ऊष्म वर्णों के या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता था। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर बहुत विशेष आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं या घोष वर्ण। अघोष की अगर बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा था सघोष में, तो जो छूटे हुए वर्ण हैं वो कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, बाकी ऊष्म वर्णों में स स स, आप उच्चारण भी करके देखो तो यहाँ पर कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रियों में, तो ये स स स ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर ये हा केवल एकमात्र ऐसा ऊष्म वर्ण है जो किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये अलग से नोट करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सघोष और अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है वो सघोष कहलाते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता है अघोष कहलाते हैं। और हमने देख लिया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का सघोष है, और पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का वर्ण अघोष कहलाएगा। बाकी आपके य र ल व ह सघोष है, जबकि स स स अघोष है। ठीक है, और सभी स्वर क्या है? सघोष कहलाते हैं। स्वर स से स्टार्ट होता है, सघोष स से स्टार्ट होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वर्णों के नाम आपको याद रखने, इन्हें 2 3 4 बार रिपीट करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी याद रखने। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व की बात करें तो यहां पर एक शब्द आपको नजर आ रहा है, प्राण। प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर अगर हम देखें तो ये वायु की मात्रा के आधार पर है। ठीक है, 2 प्रकार के देखेंगे, अभी पीछे हम स्लाइड देखेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब अधिक। ठीक है, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हुए? जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, सॉरी अल्प प्राण है ना, जिनके उच्चारण में अल्प है तो कम। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण कहलाएंगे, और महाप्राण क्या हो जाएगा? अधिक वायु निकलती हो। जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम वर्णों को देखेंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, इसको आप लिख सकते हो 1 3 5। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। और इसके साथ साथ य र ल व, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? आपके अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। तो ये हो गया आपका अल्प प्राण। और महाप्राण के अंतर्गत देखो 1 3 5 है ना, इसे याद रखने का एक और तरीका भी है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 फिर 5 है ना, तो इस तरीके से याद रख लेना। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। और जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं,
ऊष्म व्यंजन आपके किस कैटेगरी में आएंगे? ऊष्म व्यंजन महाप्राण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया अभी सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। चलिए, तो ये परिभाषा थोड़ा सा आपको याद रखनी है। अब यहां पर थोड़ा सा बैक जाएंगे, अगर हमने सघोष देखा, सघोष वर्ण देखे, इसके साथ ही हमने कौन कौन से वर्ण देखे? अघोष वर्ण देखे। ठीक है, साथ ही हमने अल्प प्राण भी देख लिए और महाप्राण भी देख लिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान हो आप लोगों को, सघोष में हमने कौन कौन से वर्ण देखे थे भाई? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, अघोष में कौन सा वर्ण देखा था? पहला, दूसरा वर्ण। ठीक है, अघोष में कौन से देखे थे? पहला और दूसरा वर्ण। अल्प प्राण में कौन सा देखा था? थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करने के लिए आसानी हो जाएगी। अल्प प्राण में कौन सा देखा था? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में कौन सा देखा था? दूसरा और चौथा। ठीक है, एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा, सघोष के अंतर्गत हमने देखा था य, र, ल, व और ह भी इसमें इंक्लूडेड था। ठीक है, अघोष में क्या देखा था? स, और तीनों प्रकार के जो स है। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत हमने क्या देखा था? य, र, ल और व। और महाप्राण में हमने क्या देखा था? श, और ह। एक और चीज यहां पर देखी थी, सघोष में क्या थे भाई? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते। ठीक है, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम आप ये सब याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉब्लम कहां पर है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से सघोष अल्प प्राण, देखो कुछ कंडीशन बनेगी ना, सघोष और अल्प प्राण ध्वनिया या वर्ण कौन से हैं? तो जो सघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। तो यहां सघोष में अगर आप देखोगे और अल्प प्राण में देखोगे तो एक चीज तो आपको यहां से दिखेगी, 3 कॉमन दिख रहा है सघोष और अल्प प्राण में, 3 कॉमन है। तो तीसरा वर्ण, इसको आप इस तरीके से ध्यान रखना, मैं यहां पर पूरा लिख दे रहा हूं, वर्ग का तीसरा वर्ण। एक तो यह हो गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? सघोष भी होगा और अल्प प्राण भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहां से देखें सघोष य, र, ल, व, और यहां पर भी है य, र, ल, व, है ना, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं इन्हें अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण। तो सघोष चौथा पांचवा है ना, और यहां पर महाप्राण में देखो चौथा वर्ण, तो यहां से 4 कॉमन आ गया है ना, यानी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? चौथा वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो सबसे मुश्किल सवाल बनेगा वो यहां से बनेगा, दोनों में से सघोष अल्प प्राण पूछ लिया जाएगा, सघोष महाप्राण ऑप्शन दे देगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ये ओवरव्यू इस तरीके से इसे याद रखना है। ठीक है, इतना हो गया। और यहां से सघोष में आपने देखा क्या था? और यहां महाप्राण में देखिए क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? अघोष
अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अघोष 1 2, अल्प प्राण 1। यहां कॉमन क्या है? 1, यानी वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, और इसके साथ यहां कोई कॉमन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अघोष अल्प प्राण कौन से होंगे? वर्ग का पहला वर्ण। और अगर हम बात करें अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण की अगर बात करें तो अघोष ये है, महाप्राण ये है, कॉमन क्या बचा यहां पर? 2। कॉमन क्या बचा? 2, यानी दूसरा वर्ड। ठीक है, साथ ही यहां पर अगर आप देखोगे अघोष और महाप्राण की बात कर रहे हैं तो ये और ये कॉमन है, तीनों है ना, तीनों सौ क्या है? कॉमन है। क्लियर? चलिए, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण तीसरा वर्ण। अच्छा, यहां पर एक चीज मिस्टेक हो गई, 5वां वर्ण भी है, ठीक है ना, तीसरा, और यहां पर आप देख लेना तीसरा 5वां वर्ण भी छूट गया था। चलिए, तो कहने का मतलब है इसे रट्टा नहीं मारना है, इसे याद नहीं करना है, लिख दे रहा हूं यहां पर नोट, ठीक है ना, इसे याद नहीं करना है। याद किसे रखना है? याद ये टेबल आपको याद रखनी है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपके पास होगी बनी हुई, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं हिंदी हो जाती है, हिंदी व्याकरण हो जाती है ना, तो बट अभी कुछ समय से जो पेपर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, वहां पर हिंदी में बच्चों के या तो 10 नंबर आ रहे हैं, 11 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 नंबर, है ना। तो जो 5-6 नंबर का जो लैक हो रहा है सिलेक्शन में, वो कहाँ से हो रहा है? हिंदी की वजह से ही हो रहा है। तो हिंदी को थोड़ा सा बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, व्याकरण है, रट्टा मार के नहीं आएगी, है ना, कोशिश कितनी भी कर लीजिए, 2 महीने पढ़िए, 3 महीने पढ़िए, 4 महीने पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर 2 या 3 महीने का आप लोगों ने गैप दे दिया तो फिर से भूल जाओगे, बहुत कंफ्यूजन है। तो जिस प्रकार से रीजनिंग है ना, वैसे ही हिंदी व्याकरण भी है, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट या मूल मंत्र कह लीजिए वो क्या है? आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, है ना, और कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना पड़ेगा, तब जाकर आपके समझ में ये सारी चीजें अच्छे से आएंगी, ठीक है। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। बस ये टेबल आप लोग याद रख लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार प्रैक्टिस करो इसे बनाने की, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड कोई भी मुश्किल सवाल जो होगा वो आसानी से आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, इन वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण उठाकर आपके पास एग्जाम में दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि क वर्ग, ये क ख ग घ है ना, क वर्ग से संबंधित है, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। मैंने आपको कहा था कि इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, मैं अंत में वो सारे सूत्र लिखाऊंगा, उन्हें एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो पहले डिस्कस कर दिया जा चुका है उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क वर्ग, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जब मैंने आपको अंतस्थ वर्ण पढ़ाए थे तो ह का उच्चारण स्थान भी बताया था, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी कंठ है। तालु। च वर्ग,
च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु यानी च छ ज। मूर्धा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और ये जो अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और इन जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? क, च, ट, त और प वर्ग से संबंधित भी है ना। बट इनको अलग से कैटेगरी में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में नासिका की अधिक मात्रा में सहायता ली जाती है, तो इसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इन 5 वर्णों को, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है ये ग, य, ण, न और म, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान नासिका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, मैंने अंतस्थ वर्ण में भी इसका उच्चारण स्थान बताया है जब आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो दंतोष्ठ, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। तो इसको भी नोट कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कोई सा भी वर्ण आपसे पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान बताइए। चलिए, अब थोड़ा सूत्र की बात कर लेते हैं, है ना। मैंने आपको कहा था कि कुछ सूत्र हैं, जिन सूत्रों की मदद से, इन सूत्रों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी स्वर वर्ण चाहे व्यंजन वर्ण हो, उनके उच्चारण स्थान के बारे में पता कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है ध्यान से देख लेना इसे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अगर प्रॉपर वर्णों का उच्चारण स्थान आप याद रख सकते हो तो इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज अगर वो याद नहीं रख सकते हो तो ये कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसे एक्सप्लेन करें अगर, तो इसका मतलब है अ के साथ साथ हम किसको भी ले लेंगे? आ। आ क वर्ग हमने अभी देखा था, क वर्ग किससे संबंधित है? कंठ से संबंधित है। ह का उच्चारण स्थान भी हमने देखा था, अ से आ, कु क वर्ग को डिनोट कर रहा है। ह विसर्ग, क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत से संबंधित है ना, तो आपको ध्यान रखना है। विसर्ग अंग अयोग वा में भी हमने देखा था विसर्ग, ठीक है। तो क वर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो एक बार इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु। अब यहां पर देखिए ई, ये जो ई है, छोटी और बड़ी ई दोनों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद च पे ऊ की मात्रा, जैसे यहाँ क पे ऊ की मात्रा था, क वर्ग को डिनोट कर रहा था, है ना, वैसे ही ये किसको डिनोट कर रहा है? च वर्ग को, यानी ई च वर्ग। इसके बाद देखिए यहां पर य, ई च वर्ग य, ये श, इसका नाम ही क्या है? तालव्य श, ठीक है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है।
इचुयसानाम तालु, ई च वर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट तीसरा, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा। स्वर में हमने देखा री है ना, तो री का उच्चारण स्थान इससे क्या हो जाएगा? ट वर्ग। मैंने कहा था री में र कहीं ना कहीं उच्चारित हो रहा है, तो र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होगा। र के बाद इस स का नाम ही क्या है? मूर्धन्य स है। ठीक है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, ऋतु लसानाम दंता। नेक्स्ट क्या है? ऋतु लसानाम दंता। इस संस्कृत में लिरी क्या हो? लिरी वर्ण होता है ना संस्कृत में। ठीक है, लिरी तवर ल और स। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? दंत होगा। लिरितु लसानाम दंता। यहां तक कोई समस्या होगी तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 तक हमने देख लिया। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठा, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठा, यानी ये किससे संबंधित है भाई? उ, यानी उ और उ को इंगित कर रहा है। उ मतलब प वर्ग को इंगित कर रहा है। ठीक है, यानी उ प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका? ओष्ठ है। ठीक है, तो 5 वर्ग हो चुके हैं कंप्लीट। 5 वर्गों का क्या देखना है हमें? उच्चारण स्थान। अगर आपको सूत्र याद रखना है तो सूत्र से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है यंग गणनाम नासिका, यंग गणनाम नासिका। यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वर्ग के पंचम अक्षरों की। वर्ग के पंचम अक्षर जो भी हैं, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? नासिका होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यंग गणनाम नासिका। जिन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान याद नहीं हो रहा है वो ये याद रख सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है ना, संस्कृत भाषा से संबंधित है, बट फिर भी अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 7वां, ए दैतो कंठ तालु। क्या लिखा है? ए दैतो कंठ तालु। और हमने देखा था कंठ और तालु किसका उच्चारण स्थान है? ए और आई का। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ दौ तो कंठोष्ठ या कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक और फॉर्मूला है यहां पर, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत ओष्ठ है।
वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ। ठीक है, तो ये कुछ 8-9 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर इस तरीके से याद रखना है तो इस तरीके से याद रख लीजिए, अदरवाइज वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों का अलग से लिखा दिया है, व्यंजन वर्णों का पहले अलग से बता दिया है। ठीक है, आप उस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हमने वर्णमाला से संबंधित मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है नोट कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, आगत वर्ण या आगत ध्वनियां। आगत वर्ण या आगत ध्वनियां कौन सी हैं? आगत वर्ण का मतलब क्या है? वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से, वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं क्या कहलाते हैं? आपके आगत वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और इन वर्णों की संख्या या फिर ये वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, बट यहां पर ध्यान रखना है, ये वर्ण किसी दूसरी भाषा से क्या है मेनली कहा जाता है? अरबी और फारसी भाषा। किससे? अरबी फारसी भाषा से ये वर्ण क्या लिए गए हैं? हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो इनकी पहचान अलग से करने के लिए इन प्रत्येक वर्णों के नीचे ये डॉट जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? इस डॉट को क्या कहते हैं? नुक्ता। नुक्ता लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है आगत वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें वर्णमाला वाले चैप्टर से संबंधित यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलते हैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। संधि का वर्णमाला कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद बेटर ये रहेगा कि संधि का जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करो।